Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business study और आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं उसके हमें टाइप पढ़ने हैं. सबसे पहला टाइप देखिए आपका क्या है. सबसे पहला टाइप है एवरेज पॉलिसी. एवरेज पॉलिसी. अब इस पॉलिसी में बेसिकली होता क्या है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका जितना भी आपने इंश्योरेंस कराया, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 लाख रुपए और आपने इंश्योरेंस उसका कराया केवल 70,000 रुपए. ठीक है, तो अब एवरेज निकाली जाएगी किसकी? अमाउंट अश्योर्ड, सम अश्योर्ड एंड सम नॉट अश्योर्ड की. सम नॉट अश्योर्ड, तो 70,000 हमने अश्योर्ड कराया है, 30,000 हमने अश्योर्ड नहीं कराया. ठीक है, तो इन दोनों की एवरेज निकाली जाएगी. 70 और 30 कितने होते हैं? 1 लाख आपके हो गए. 1 लाख की एवरेज हो गई आपकी 50,000. तो इस तरह से इस एवरेज पॉलिसी में होता क्या है बेसिकली, ठीक है, अंडर दिस पॉलिसी एवरेज ऑफ द सम अश्योर्ड एंड सम नॉट अश्योर्ड इज कंसीडर्ड टू कैलकुलेट द कंपनसेशन. यानी कि जितना हमने सम अश्योर्ड कराया है और जितना हमने सम अश्योर्ड नहीं कराया, उन दोनों की एवरेज निकाली जाती. जैसे इसमें एग्जांपल ये रखा है भाई, एक प्रॉपर्टी की वर्थ थी 60,000 और उसका केवल हमने 40,000 का इंश्योरेंस कराया है. सो द लॉस ऑफ फायर इज 30,000. तो मान लीजिए लॉस ऑफ फायर आपका 30,000 हो जाता है. तो इस 30,000 को कैसे निकाला जाएगा भाई? सम अश्योर्ड 40,000 है, नॉट अश्योर्ड 20,000 है, यानी कि 2:1 इसका रेशो आ जाएगा. ठीक है, 2:1 इसका रेशो आ जाएगा. तो 30,000 में से अगर हम 2:1 निकालें तो 2/3 अगर हम करें तो केवल 20,000 यानी कि 30,000 के लॉस का 20,000 कंपनसेशन पे किया जाएगा. तो इस एवरेज पॉलिसी में कैसे कंपनसेशन पे होता है? सम अश्योर्ड एंड सम नॉट अश्योर्ड का रेशो निकालकर जो भी इसका रेशो आता है उस रेशो में फिर लॉस को भुगतान किया जाता है. तो ये थी आपकी एवरेज पॉलिसी. सेकंड है वैल्यूड पॉलिसी. ठीक है, सेकंड टाइप की आपकी आ रही है वैल्यूड पॉलिसी. ठीक है, इसमें हम वैल्यूड करते हैं. तो देखिए, फॉर सच प्रोडक्ट हुज वैल्यू कैनॉट बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ लॉस. तो लॉस के समय अगर आप किसी चीज की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो अब उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो उसकी वैल्यू जो इंश्योर्ड और इंश्योरर है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए, आपसी सहमति, आपसी समझ के जरिए बैठेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो एट द टाइम ऑफ लॉस ए प्री फिक्स्ड कंपनसेशन इज पेड. तो पहले से बैठकर उन्होंने जो कंपनसेशन तय किया है या प्री फिक्स्ड किया है उस कंपनसेशन को पे कर दिया जाएगा. इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई. जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है वो वैल्यूड पॉलिसी में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इंश्योरर और इंश्योर्ड आपस में बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, एडवाइस करेंगे और फिर कंपनसेशन का अमाउंट तय करेंगे. वो एक्चुअल कंपनसेशन के इक्वल भी हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है. सो दिस इंश्योरेंस पॉलिसी आर टेकन फॉर अ वैल्यूएबल आर्ट आइटम. तो ये जो वैल्यूएबल आर्ट्स होती है, जैसे बुक्स हो गए, डायमंड्स हो गई, कोई स्पेशल पेंटिंग हो गई, उसके लिए वैल्यू निकाली जाती है. तो वैल्यूड पॉलिसी जिसमें दोनों आपस में बैठकर कंपनसेशन का अमाउंट तय करते हैं. नेक्स्ट है स्पेसिफाइड पॉलिसी. स्पेसिफाइड पॉलिसी. तो पहले में तो हम एवरेज निकालते थे. ठीक है, पहले में तो हम एवरेज निकालकर कंपनसेशन का अमाउंट तय करते थे. यहाँ हम एवरेज नहीं निकालेंगे, यहाँ हम एक स्पेसिफाइड वैल्यूड निकालेंगे जिसका कंपनसेशन पे किया जाएगा. देखिए, अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड टेक्स द इंश्योरेंस ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू. तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू का वो इंश्योरेंस खरीदता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का ही मैंने इंश्योरेंस खरीदा है. If property gets damaged, then the insurance company compensate the insured the amount of policy without averaging. तो बिना एवरेज निकाले जो आपने स्पेसिफाइड वैल्यूड की पॉलिसी लगाई है उस अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन टेक्स द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 30,000 फॉर 20,000. तो एग्जाम्पल में आपको बता रहा है भाई कि 30,000 की वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, लेकिन उसने इंश्योरेंस खरीदा केवल 20,000 का. कितने का इंश्योरेंस खरीदा? ओनली
20,000 का, द प्रॉपर्टी गेट्स डैमेज टू द 15,000, अब 15,000 की प्रॉपर्टी आपकी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। सो द लॉस ऑफ 15,000 विल नॉट बी कंपनसेट ऑन द एवरेज बेसिस, तो अब इस 15,000 को हम एवरेज बेस पे नहीं करेंगे, सीधा हम पूरा 15,000 पे कर देंगे। ये होती है स्पेसिफाइड पॉलिसी, यहाँ एवरेज निकाली थी, यहाँ हमने स्पेसिफाइड कर दिया भाई अमाउंट को, तो ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी विदाउट मेकिंग द एवरेज। आगे है ओपन या फ्लोटिंग पॉलिसी। फोर्थ टाइप की पॉलिसी है आपकी ओपन पॉलिसी या फिर फ्लोटिंग पॉलिसी, द फ्लोटिंग पॉलिसी। So this insurance policy is taken when goods are being used daily and a constant change is there in the quantity of product। तो जिन गुड्स को हम डेली नेचर में यूज करते हैं और उनकी क्वांटिटी में लगातार चेंज होता रहता है, उसके लिए हम पॉलिसी खरीदते हैं। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू बाय पेइंग सम प्रीमियम, कुछ प्रीमियम पे करने के बाद आप एक फिक्स्ड वैल्यू की पॉलिसी आप खरीद लेते हो। If there is any damage to the goods kept in godown and duly insured, then the insurance company will compensate for the loss। अगर कोई लॉस हो जाता है गोदाम में, then insurance company जो है they will pay you the compensation, compensation आपको पे कर देगी। नेक्स्ट है comprehensive policy। फिफ्थ टाइप है आपकी फायर इंश्योरेंस का comprehensive policy, comprehensive policy। So under this policy, the insurance company decides cover against any risk affecting the goods such as fire, theft, earthquake, etc। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी को फायर से, आग से, भूकंप से, अर्थक्वेक से, इन सब से अगर कोई डैमेज पहुंचता है तो फिर कंपनी आपको इंश्योरेंस पे करेगी। द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिसेस टू कंपनसेट फॉर एनी टाइप ऑफ डैमेज, किसी भी तरह के डैमेज को इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, ठीक है। ये था आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। आगे है एडिशनल रिस्क या एक्सेस पॉलिसी, ठीक है। एडिशनल रिस्क की अभी आप प्रीमियम खरीद सकते हो, कोई एक्स्ट्रा रिस्क अराइज होता है तो उसका भी आप प्रीमियम परचेज कर सकते हैं। देखिए अंडर दिस पॉलिसी दो इंश्योरेंस पॉलिसी आर इशूड, तो दो इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड की जाएगी, एक की बजाय दो, क्योंकि एडिशनल रिस्क है ना, आपको जो एक्स्ट्रा रिस्क या एडिशनल रिस्क अराइज हुआ है उसका भी तो प्रीमियम कराना है ना, इसलिए। सो इन द फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्टॉक कैप इन द गोदाम इज मेंशन, तो पहली इंश्योरेंस पॉलिसी में जो टोटल गुड्स हैं आपके गोदाम के अंदर उन्हें मेंशन किया जाएगा। इफ एट एनी पॉइंट द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एक्सीड द लिमिट, जो आपने लिमिट डिसाइड की हुई थी स्टॉक की, अगर उससे ज्यादा हो जाता है, देन फॉर एक्स्ट्रा स्टॉक एंड एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन। तो ये थी एडिशनल रिस्क पॉलिसी कि भाई आपने एक स्टॉक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिमिट तक आपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया हुआ है, अगर वो उस लिमिट से ज्यादा हो जाता है, स्टॉक बढ़ जाता है, तो उस एक्स्ट्रा स्टॉक के लिए आप एक एक्स्ट्रा पॉलिसी परचेज करेंगे। द फर्स्ट पॉलिसी इज टेकन कॉल्ड ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी, पहली पॉलिसी थी आपकी ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी, और जो सेकंड जो एक्स्ट्रा स्टॉक भरने से आपने कराई थी वो थी आपकी एडिशनल रिस्क पॉलिसी। तो ओरिजिनल और एडिशनल आपका हो गया। सेवंथ है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। So this is also a special insurance policy under which not only the actual damage but also the loss arising out of that damage is also compensated। तो भाई ये consequential loss policy देखिए बेटे, फायर लगने से जो गोदाम में आग लगी, ठीक है, माल तो नष्ट हुआ ही ना हुआ, और हो सकता है आपको रिकवर करने में 10, 15, 20 या पूरा 1 महीना लग गया, उस 1 महीने आप खाली बैठे रहे, 1 महीने का आपका लॉस हुआ। तो इस पॉलिसी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी के अंडर जो 1 महीने आप खाली बैठे रहे, जो कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पाया, उसका लॉस भी इंश्योरेंस कंपनी आपको भुगतान करेगी। देखिए so this is a special policy under which not only the actual loss but the damage aroused that loss is also compensated। for instance if fire breaks the godown में आग लग गई and the whole stock gets damaged, then a businessman has to suffer not only the goods but also the close down of business for a certain period। तो बिजनेसमैन को बेटे गुड्स का लॉस तो हुआ, बट साथ ही साथ कुछ समय तक वो खाली बैठा रहा, उसका भी लॉस हुआ। सो दिस पॉलिसी कंपनसेट नॉट ओनली फॉर डैमेज बट इट प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द लॉस बीइंग अराइज ड्यू टू द क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। तो जो लॉस अराइज हुआ है उसे भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, इसीलिए ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है। आगे रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है पुनर्स्थापन, बिजनेस को पुनर्स्थापन करना। So under this policy the insurance company pays the amount required for reinstating the damaged property। तो जो डैमेज प्रॉपर्टी है उसे पुनर्स्थापन करने के लिए जो अमाउंट या कंपनसेट की आवश्यकता पड़ती है उसे इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। नाइन्थ ब्लैंकेट पॉलिसी। सो व्हेन अ सिंगल पॉलिसी इज टेकन फॉर बोथ फिक्स्ड एंड करंट असेट्स, तो फिक्स्ड और करंट असेट्स के लिए एक ही सिंगल पॉलिसी जब खरीदी जाती है,
ठीक है। फिक्स्ड असेट्स देखिए लॉन्ग टर्म तक यूज होती है, करंट असेट्स करंट ईयर के लिए यूज हो जाती है, ठीक है। तो दोनों के लिए जब सिंगल पॉलिसी हम परचेस करते हैं देन इट इज कॉल्ड ब्लैंकेट पॉलिसी। लास्ट है ट्रांजिट पॉलिसी, जब गुड्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है, चाहे वो किसी के थ्रू भी ट्रांसफर हो रहे हो, चाहे वो ट्रक के थ्रू हो रहे हो, रेलगाड़ी के थ्रू हो रहे हो, शिप के थ्रू हो रहे हो, एयरप्लेन के थ्रू, तो वो ट्रांजिट इंश्योरेंस कराया जाता है। अगर ट्रांजिट में यात्रा के दौरान गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन पे करती है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है। सबसे पुराना टाइप का जो इंश्योरेंस वो मैराइन इंश्योरेंस है, समुद्री बीमा जिसे हम कहते हैं। सबसे पुराना क्यों है? क्योंकि जब इंग्लैंड से इटली के बीच व्यापार होता था बहुत पुराने समय में 18वीं शताब्दी के आसपास, तो तब से ही ये फेमस है। तब से ही उस समय पर जो मैराइन थे, सी के सोर्स थे, ठीक है, उसमें गुड्स का इंश्योरेंस कराया जाता था। इसीलिए हम इसे सबसे पुराना कह रहे हैं क्योंकि ये सबसे पुराना है एक्चुअल में। सो मैराइन इंश्योरेंस वाज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन 1774 इन लंदन। तो देखिए इसकी जो हिस्ट्री है वो 1774 से चलती आ रही है, ठीक है। लंदन में सबसे पहले ये मैराइन इंश्योरेंस कराया गया था जब इंग्लैंड से इटली के बीच व्यापार होता था मैराइन के थ्रू, समुद्र के थ्रू, ठीक है। मैराइन इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न ट्रेड। तो मॉडर्न ट्रेड में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिस्क इज आल्सो वेरी हाई इन मैराइन ट्रेड। मैराइन ट्रेड में रिस्क भी काफी हाई आपका होता है। मैराइन इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द रिस्क अराइज्ड ड्यू टू द मैराइन ट्रेड। तो मैराइन ट्रेड के कारण जो रिस्क अराइज होता है उससे मैराइन इंश्योरेंस आपको छुटकारा दिलवाकर देता है। मीनिंग देखिए, सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो यहां पर भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है टू द इंश्योर्ड को टू कंपनसेट फॉर एनी डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ मैराइन रिस्क। तो मैराइन रिस्क के कारण, समुद्र के जोखिम के कारण जो भी आपका डैमेज होगा उसे इंश्योरेंस कंपनी पे करने का प्रॉमिस करती है, भुगतान करने का वचन आपको देती है। तो ये होता है आपका मैराइन इंश्योरेंस, ठीक है। आगे देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस के सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है? तो सबसे पहला है कार्गो। सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो आपको पता ही है, समुद्र में जहाजों में जो माल रखा, जो गुड्स रखा जाता है उसे हम कार्गो कहते हैं। देखिए गुड्स बीइंग कैरिड बाय मैराइन शिप्स आर नोन एज कार्गो। तो जो मैराइन शिप गुड्स कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर दैट इज कॉल्ड कार्गो। These goods are insured against risk of voyage। तो इन गुड्स को हम इंश्योर कराते हैं फॉर द रिस्क ऑफ वॉयेज। वॉयेज यानी कि यात्रा के दौरान जो जोखिम पैदा होता है उससे हम सेफ्टी प्रोवाइड करा कर देते हैं। रिस्क राइज आउट ऑफ वॉयेज इंक्लूड वार। अब देखिए रिस्क क्या है? वार, लड़ाई हो सकती है भाई। फायर, समुद्र में आग लग सकती, समुद्र की शिप में आग लग सकती है। थेफ्ट, चोरी हो सकते हैं। फॉरफीचर ऑफ गुड्स बाय एनिमी, जो दुश्मन देश है उनके जो लोग हैं आपके गुड्स को जब्त कर सकते हैं। सो मैराइन इंश्योरेंस कैन बी टेकन बाय एडिंग सम प्रॉफिट टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स में कुछ प्रॉफिट ऐड करके इसका इंश्योरेंस कराया जा सकता है। इसके इंश्योरेंस के अमाउंट को आप कॉस्ट में ही ऐड करा देते हैं। इन केस ऑफ डैमेज द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट। तो अगर डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करती है फॉर द बोथ कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट। तो ये होता है आपका कार्गो इंश्योरेंस। जो गुड्स आप कैरी कर रही हैं शिप के थ्रू उसका इंश्योरेंस करा लिया जाता है और फिर अगर आपको लॉस हो तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। सेकंड है हल इंश्योरेंस, HULL हल। देखिए क्या होता है ये। शिप इज आल्सो इंश्योर्ड लाइक द गुड्स अगेंस्ट द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ मैराइन वॉयेज। तो भाई मैराइन वॉयेज यानी कि यात्रा में फिर से बता देता हूं, इसके दौरान जो रिस्क पैदा होता है दिस इज नोन एज इंश्योरेंस ऑफ शिप और हल इंश्योरेंस। तो भाई शिप को भी तो नुकसान पहुंच सकता है ना। कार्गो तो था माल, हल यहाँ पर शिप है, तो शिप को खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो शिप का भी एक इंश्योरेंस करा लिया जाता है जिसे हम शिप या हल इंश्योरेंस कहते हैं। हल इंश्योरेंस इज टेकन आइदर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड और फॉर ए स्पेसिफिक वॉयेज। या तो ये शिप का इंश्योरेंस भाई स्पेसिफिक पीरियड के लिए खरीदा जाता है या फिर फॉर अ फिक्स्ड वॉयेज, एक स्पेसिफाइड वॉयेज के लिए यानी कि यात्रा के लिए खरीदा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेट इंश्योरेंस, भाड़े का भी इंश्योरेंस करा लिया जाता है। भाई देखिए The shipping company charges some freight or carrying the cargo। भाई शिपिंग कंपनी डेफिनेटली भाई एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेकर जाएगी तो चार्ज करेगी डेफिनेटली। Hence the shipping company has an interest in freight। तो शिपिंग कंपनी का पूरा इंटरेस्ट, पूरा हित होता है फ्रेट के अंदर। So very often there is an agreement between the shipping company and owner of the goods। तो भाई ओनर ऑफ द गुड्स और शिपिंग कंपनी के बीच
एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट द फ्रेट विल बी पेड ओनली व्हेन द गुड्स रीच देयर डेस्टिनेशन सेफली। तो भाई सिंपल सी बात है, सामने वाला आपको भाड़ा जब भी पे करेगा जब आप उसके गुड्स को सेफली उस प्लेस पर पहुंचा देंगे। अगर यात्रा के दौरान कुछ डैमेज हो जाते हैं तो वो फिर आपको फ्रेट का यानी कि भाड़े का भी भुगतान नहीं करने वाला। सो इफ गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट देन द शिपिंग कंपनी मे नॉट गेट फ्रेट। तो अगर गुड्स डैमेज हो जाएंगे तो उसे भाड़ा नहीं मिल पाएगा, तो उसी रिस्क से बचने के लिए वो क्या करते हैं, फ्रेट का भी इंश्योरेंस करा लेते हैं। सो टू अवॉइड द लॉस अराइजिंग दैट सिचुएशन कार्गो कंपनी गेट्स द फ्रेट इंश्योर्ड। तो जो कार्गो कंपनी है वो अपने फ्रेट को इंश्योर करा लेती है। आगे लायबिलिटी इंश्योरेंस। सो द इंश्योरेंस विच इज टेकन फॉर द डैमेज ऑफ द थर्ड पार्टी एंड कंपनसेशन बीइंग पेबल फॉर द डैमेज इज नोन एज लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो भाई कई बार आपकी जो लायबिलिटी अराइज होती है जब थर्ड पार्टी, भाई तीन पार्टियां होती हैं, ठीक है, एक तो होता है माल को भेजने वाला, एक है माल को रिसीव करने वाला, और थर्ड होती है भाई वो शिपिंग कंपनी जो गुड्स को लेकर जा रही है, ठीक है। तो अपनी लायबिलिटी का इंश्योरेंस करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, वन शिप कोलाइड विद अनदर, कि एक शिप की अगर टक्कर हो जाए दूसरे शिप से एंड द शिप फर्स्ट शिप इज रिक्वायर्ड टू पे द कंपनसेशन, और पहले वाले शिप को दूसरे वाले शिप को कंपनसेशन पे करना पड़ता है, देन दिस कंपनसेशन कैन बी चार्ज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे कंपनसेशन को हम इंश्योरेंस कंपनी से चार्ज करा सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस, कि भाई देखो समुद्र में जहाज चलते रहते हैं, ठीक है, तो टक्कर होने की संभावनाएं रहती हैं। सो इफ लायबिलिटी इंश्योरेंस हैज बीन टेकन, तो आप जो कोलाइड के कारण लॉस आया उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये थे आपके सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। आगे प्रिंसिपल ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। देखिए अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस पर। तो यहाँ जो पहला इंश्योरेंस प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपको ध्यान हो तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट बाकी दो में भी अप्लाइड हुआ था। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर होता क्या है भाई, जो सब्जेक्ट मैटर या जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, या फिर जो इंश्योरेंस करा रहा है उसको भाई रिलेट होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए जिस भी चीज का वो इंश्योरेंस करा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देश में, तो जो गुड्स को वो भेज रहा है उसमें उसका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें उसका हित होना चाहिए, ठीक है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि आपका हित हो, जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसमें आपका हित हो, उसका आपका कनेक्शन हो, भाई उसे सेव करने की कोशिश आप करें, ना कि उसे मैक्सिमाइज करें, मिनिमाइज करें, आप मैक्सिमाइज ना करें। तो देखिए like other insurance contract, marine insurance also the insured must have insurable interest in the property। तो भाई जो इंश्योरेंस करा रहा है उसका इंश्योरेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डैमेज, डैमेज के समय आपका जो हित है, इंटरेस्ट है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हियर मींस इफ गुड्स रीचेस द डेस्टिनेशन सेफली देयर इज अ प्रॉफिट। तो यही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इसमें, कि अगर गुड्स आपका पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पर तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। अलॉन्ग विद द कार्गो, कार्गो के साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी विल आल्सो बी ट्रांसफर टू द बायर। तो भाई इंश्योरेंस पॉलिसी में बायर को ट्रांसफर हो जाते हैं, गुड्स तो होंगे ही, टाइटल यानी कि ओनरशिप तो ट्रांसफर होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसे ट्रांसफर हो जाते हैं। एज सून एज दिस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स आल्सो गेट ट्रांसफर टू द बायर। तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है गुड्स का वो भी ट्रांसफर हो जाता है किसे, बायर को। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन मैराइन इंश्योरेंस इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ डैमेज। तो भाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डैमेज, डैमेज के समय। फॉलोइंग हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब देखिए कौन कौन सा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सबसे पहले ओनर ऑफ शिप इन हिज शिप। तो जो ओनर है उसका अपने शिप में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। भाई प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेटली, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। पैसेंजर इन द गुड्स देयर गुड्स, भाई पैसेंजर जो है उसको अपना गुड्स में होना चाहिए। एम्प्लॉयज एंड कैप्टन ऑफ शिप इन देयर सैलरी, भाई जो एम्प्लॉय और कैप्टन है उसका अपनी सैलरी में इंटरेस्ट होता है। ओनर ऑफ गुड्स इन हिज गुड्स, जो ओनर है उसका अपने गुड्स के अंदर इंटरेस्ट होता है। मनी लैंडर हु हैज प्रोवाइडेड मनी ऑन सिक्योरिटी, तो भाई जो मनी लैंडर जिसने मनी प्रोवाइड कराई है उसका सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड पर्सन हु चार्ज फ्रेट इन दैट फ्रेट, और जो पर्सन फ्रेट चार्ज कर रहा है, भाड़ा चार्ज कर रहा है, उसका भाड़े में इंटरेस्ट होना चाहिए। आगे प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। तो दो प्रिंसिपल है भाई, तो एक होती है एक्सप्रेस वारंटी, एक होती है इम्प्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस जो रिटन फॉर्म में होती है, इम्प्लाइड जो जनरली अंडरस्टूड होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, वो इम्प्लाइड वारंटी होती है। देखिए देयर आर सर्टन फैक्ट रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से कई फैक्ट रिलेटेड होते हैं विच नीड नॉट बीन एक्सप्लेन क्लियरली, जिसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, वो कॉमनली अंडरस्टूड होते हैं।
Even in the absence of such clarity and specification, their existence is accepted. Clarity नहीं है, existence नहीं है, फिर भी उन्हें accept किया जाता है. For example कि एक स्पेशल रास्ते से ही शिप आपका जाएगा, that is commonly understood कि सभी शिप उस रास्ते से जाते हैं, तो ये शिप भी उसी रास्ते से जाना चाहिए. अगर आप बिना क्लैरिफाई करे अगर आप रास्ता बदल देते हो तो फिर ये आपकी गलती है भाई. ठीक है. So hence the implied warranty are those warranty which are followed even when they are not mentioned in the contract. तो भाई ये वो वारंटीज होती है जो आपको फॉलो करनी ही पड़ती है, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या नहीं लिखा हो. These are as follow. देखिए सबसे पहले वर्थीनेस ऑफ शिप, यानी कि शिप की योग्यता क्या है, शिप की वर्थीनेस क्या है. So worthiness of ship means that ship should not have any type of problem, कि शिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए which can create the possibility of damage, जो डैमेज की पॉसिबिलिटी को जन्म देगी. If the ship needs a repair, अगर शिप को रिपेयर करने की आवश्यकता है, then it should be provided well before starting the journey. तो जर्नी स्टार्ट होने से आपको शिप की रिपेयर करा लेनी चाहिए ताकि उसकी वर्थीनेस एज इट इज रहे. अगर आप एक डैमेज शिप को लेकर जाओगे तो फिर गलत चीजें आपकी हो जाएगी. अगेन नॉन डिविएशन ऑफ शिप, देखिए जो शिप की यात्रा है, जो रास्ता है, उसमें आपको कोई डिविएशन नहीं लेकर आना है, रास्ते को चेंज नहीं करना. जिस रास्ते से सभी शिप गुजर रहे हैं उसी रास्ते से आपको लेकर जानी है. सो शिप रूट इज प्रीफिक्स, शिप का जो रूट होता है, रास्ता होता है, वो प्रीफिक्स्ड होना चाहिए. द इंश्योरेंस कंपनी कैन इजिली अज्यूम द शिप विल फॉलो नो अदर रूट. तो इंश्योरेंस कंपनी भाई इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगी कि जो शिप है वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा. डिविएशन फ्रॉम प्रीफिक्स्ड रूट इज अलाउड ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशन. डिविएशन केवल इन्हीं कंडीशन में अलाउड किया जाएगा. नंबर 1, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी ऑफ इंश्योर्ड गुड्स, कि भाई इंश्योर्ड गुड्स की हमें सेफ्टी चाहिए, इसलिए हम एक स्पेशल रूट बना लेते हैं जिससे हम लेकर जाएंगे. लेकिन ये आपको मेंशन करना पड़ेगा पहले इंश्योरेंस कंपनी को, तभी वो अलाउड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. इफ इट रिक्वायर्ड फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द शिप, भाई शिप की लाइफ के लिए जरूरी है. मान लो एक रास्ते पर बहुत ज्यादा, ठीक है, मान लीजिए समुद्री लहरें बहुत ज्यादा आ रही है, भाई कोई हिमबर्ग आ चुका है, ठीक है, आइसबर्ग आ चुका है, जिस कारण को रूट बदलना जरूरी हो जाता है. इफ डिविएशन ऑफ शिप कैन नॉट बी कंट्रोल बाय कैप्टन, भाई अगर कैप्टन उसकी डिविएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो अपने आप लहर के जरिए चलता जा रहा है, ठीक है. इफ एनी पैसेंजर सडनली नीड्स मेडिकल एड, भाई किसी पैसेंजर को मेडिकल एड चाहिए तो इसलिए भी आप कर सकते हो. तो ये थी, ठीक है, आपकी नॉन डिविएशन ऑफ शिप. अब देखिए लीगैलिटी ऑफ वेंचर. सो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन ओनली व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉयज इज लीगल. तो इन्होंने कहा है भाई जो यात्रा आप करा रहे हैं, जिन गुड्स को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर वो कंप्लीटली लीगल है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो कंपनसेशन पे नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल इफ एनी टैक्स इज बीइंग इवेडेड ऑन द गुड्स डैमेज, अगर आपने भाई जो गुड्स भेजे उस पर जीएसटी तो पे की ही नहीं, बिना जीएसटी के चोरी करके आप भेज रहे हो तो ये इलीगल पर्पस बन जाएगा, फिर कंपनी आपको कंपनसेशन पे नहीं करेगी. ठीक है, तो ये था आपका मैराइन इंश्योरेंस. अब एक बार लास्ट पॉइंट हो रहा है, वैसे फिर ये लेसन खत्म हो रहा है. डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. तो लाइफ इंश्योरेंस भाई लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है, जबकि वो केवल इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति के लिए लिया जाता है. तो देखिए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो लाइफ इंश्योरेंस इज अ नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है. भाई अमाउंट आपको पे करना ही होता है, एश्योरेंस होती ही होती है कि भाई अमाउंट आपको मिलेगा, बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तब, या फिर पूरा पीरियड खत्म होने के बाद. जबकि जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो इंडेमनिटी के ही होते हैं. लॉस होता है, क्षतिपूर्ति होती है, तभी आपको कंपनसेशन पेड होगा, अदरवाइज कोई कंपनसेशन आपको पे नहीं होगा. सेकंड ऑब्जेक्टिव देखिए, तो लाइफ इंश्योरेंस के भाई ऑब्जेक्टिव होते हैं टू कंट्रोल द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ एंड फैमिली, कि भाई फैमिली और अपनी खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना. जबकि जो उसका इंश्योरेंस होता है वो, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी प्रोवाइड कराना. लिमिट ऑफ अमाउंट देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में कोई लिमिट नहीं होती है अमाउंट की, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस होता है वहां भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू तक ही हम करा सकते हैं, तो उससे ज्यादा का नहीं करा सकते. प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन. So this principle is not applied here. तो लाइफ इंश्योरेंस में सैब्रोगेशन का प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं होता, जबकि जनरल इंश्योरेंस में सैब्रोगेशन का प्रिंसिपल अप्लाइड होता है. पीरियड देखिए, दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर मेनी ईयर्स, एनी नंबर ऑफ ईयर्स. तो लाइफ इंश्योरेंस जनरली 20 साल के ही होते हैं, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस वो 1 साल के ही होते हैं, 1 साल से ज्यादा के नहीं होते हैं. सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट. लाइफ इंश्योरेंस में दोनों ही एलिमेंट है, सेफ्टी भी है और इन्वेस्टमेंट भी, जबकि वहां पर केवल सेफ्टी है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती.
इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखिए, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो पॉलिसी के लेते समय देखा जाता है, जबकि यहाँ पर डैमेज के समय, ठीक है, लेते समय तो देखेंगे ही हम जनरल इंश्योरेंस, जबकि जो प्रॉपर्टी डैमेज होती है तब भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है, ठीक है। इन मैराइन इंश्योरेंस इट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ लॉस, मैराइन में टाइम ऑफ लॉस के समय देखा जाता है। मोरल रिस्क देखिए, दिस रिस्क इज मिनिमम हेयर बिकॉज नो पर्सन वुड लाइक टू किल हिमसेल्फ। तो लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क बहुत कम होता है, वो अपने आप को नहीं मार सकता, लेकिन वहां पर रिस्क ज्यादा होता है कि कई बार आप कंपनसेशन रिसीव करने के लिए खुद की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हो। सो हायर रिस्क होता है जनरल इंश्योरेंस में। सरेंडर वैल्यू देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू होती है ऑन कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी सम मनी इज रिफंडेड। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करा लेते हैं तो कुछ ना कुछ रुपया तो आपको रिफंड दिया जाएगा, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं उसकी सरेंडर वैल्यू एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अगर आप बीच में उसे कैंसिल करा देते हैं तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये जो चैप्टर 4 था आपका काफी बड़ा था एंड दैट इज फिनिश्ड। अब हम नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और केस स्टडी हम स्कूल में आकर करेंगे बेटे। थैंक यू वेरी मच।